राइट। तो ये जब हम लोग का वेनेजुएला वाला ये हुआ अभी जनवरी में, हाँ। तो सबको ये तो क्लियर था कि क्यों किया है, ऑयल के लिए किया है। लेकिन ऑयल के पीछे जो स्टोरी थी वो सबको नहीं मालूम है। जैसे मुझे ही नहीं मालूम थी। सबसे पहली बात तो मैं ये अपनी बता दूं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल जहाँ पे है वो वेनेजुएला में है। मुझे सऊदी अरेबिया लगता था। मुझे लगता था सऊदी अरेबिया होगा या कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री होगा। नहीं, इट वॉज वेनेजुएला। और वेनेजुएला में अच्छे से है, मतलब यूएस में ऑयल है, ये भी कई लोगों को मालूम होगा। शायद मिलियन बैरल्स के टर्म्स में शायद मेजर किया जाता है कि कितना रिजर्व्स है। तो यूएस में अराउंड 75-80 के आसपास है। वेनेजुएला में मोर देन 300 है। मोर देन 300, नॉट मिलियन बैरल्स, बिलियन बैरल्स। एक टाइम था जब क्रूड ऑयल होता ही नहीं था, देयर वाज नॉट अ थिंग। और उस समय लोग डिस्कवर कर रहे थे ऑयल। टेक्निकली ऑयल बहुत पहले डिस्कवर हुआ था, बट जो मॉडर्न एप्लीकेशन आया है वो आया है अर्ली 20th सेंचुरी। तो वेनेजुएला में भी अगेन शायद लेट 19th सेंचुरी में डिस्कवर हो गया होगा टेक्निकली। अच्छा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रॉयल डच शेल एक कंपनी है, जिसने लोगों ने नाम सुना होगा। शेल, कहीं पे सिर्फ शेल होता था, कहीं कुछ होता था। तो वो नेदरलैंड्स और यूके के बीच में कोलैब था। तो उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया। 10 साल के अंदर में यूएस की जितनी कंपनीज थी वो नॉट ओनली पहुंच गई, ये सब जो गल्फ ऑयल और स्टैंडर्ड ऑयल, जो मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज थी, और उन्होंने वहाँ के डिक्टेटर से मिले, पैसे खिलाए। नीदरलैंड्स और किनके बीच की कंपनी थी ये? यूके। और कहाँ पहुंचे? रॉयल डच शेल ने डिस्कवर किया। हाँ। यूरोपियन कंपनी ने। हाँ। वेनेजुएला में। अच्छा, वेनेजुएला में। हाँ, वेनेजुएला में डिस्कवर किया। और 10 साल 20 साल के अंदर ही में पूरा कंट्री में ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। 70% कंट्रोल यूएस की कंपनीज का था। अच्छा। स्टैंडर्ड ऑयल, गल्फ ऑयल और पता नहीं कौन कौन सी, तो ये सब कंपनीज पहुंच चुकी थी। जैसे आजकल नहीं सब बीपी और ये सब हैं, तो उस समय ये सब टॉप की कंपनीज थी। तो ये सब उस समय पहुंची और इन्होंने वहाँ के डिक्टेटर से मिले। जो चीज़ें जिस तरह से डीलिंग होती है उस तरह से डीलिंग हुई, और बस ऑयल ही ऑयल आना शुरू हो गया, हर जगह ऑयल। और ऑयल जब किसी कंट्री में ऑयल मिले, वो भी इतना ऑयल मिले, तो मतलब वेल्थ आ जानी चाहिए, जो आई वहाँ पे। बट वेल्थ आई कहाँ तक? टॉप तक। जो बेचारे जो कॉमन सिटीजन्स थे हुए रिच, पहले कंपैरिजन में रिच हुए, बट जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हो उस तरह के कभी नहीं हुए। अच्छा। और ये पहले से मतलब बहुत ही फेवरिंग कंपनीज जो यूएस कंपनीज थी, उस तरह से उनकी डीलिंग्स थी। फिर कुछ हुआ 40s में, उन्होंने कहा कि सारा प्रॉफिट तो सब फॉरेनर्स ही लेते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें ज़्यादा रॉयल्टी चाहिए तुमसे। यूएस की कंपनीज गुस्सा भी हुई हैं, लेकिन उनका नहीं, अब इतना ऑयल है, इसको छोड़ के कौन जा सकता है। 70s में वहाँ पे नेशनलाइज किए उन्होंने, जो ऑयल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे उन्होंने नेशनलाइज किया। अच्छा। नॉर्मली जब भी हम लोग सुनते हैं कि नेशनलाइज चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब बिजनेसमैन गुस्सा होगा और छोड़ के जाएगा, जो हम लोगों ने ईरान का एग्जाम्पल दिया था। हाँ। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने नेशनलाइज किया, बट सबको बिठा के साथ में समझा के उन्होंने नेशनलाइज किया कि हम ये करने जा रहे हैं, तुम लोग काम करते रहोगे, उतना नहीं कमाओगे जितना अभी तक कमा रहे थे, लेकिन काम करते रहोगे। उनका कि अगेन इतना ऑयल है, कौन छोड़ के जा सकता है। तो सॉर्ट ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग थी। और एक टर्म मैंने इसी बीच में पढ़ा, उसको कहते हैं डच डिसीज़। अच्छा। और पहले ये सब जो टर्म्स थे बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से नाम रखे जाते थे। स्पेनिश फ्लू, अब जैसे ये चेंज हो गया, अब उसको हम लोग चाइना वायरस नहीं कहते हैं, कोविड वायरस है। बट पहले जिस कंट्री में डिस्कवर हुआ उसके नाम पे रख दो। डच डिजीज़ का जो भी नाम पड़ा होगा, उसका मतलब ये होता है कि जब इतनी कोई प्रोडक्टिव चीज़ अगर एक कंट्री मिल जाती है, उस वजह से बाकी सारे सेक्टर ख़त्म हो जाते हैं। इसको रिसोर्स कर्ज नहीं कहते हैं? रिसोर्स कर्ज भी कहेंगे इसको। अच्छा। रिसोर्स कर्ज हो सकता है कि उसका बहुत सारे रिसोर्सेज हों। डच डिजीज़ का मतलब है कि एक कोई ऐसा रिसोर्स मिल गया, उसकी वजह से सारे सेक्टर ख़त्म हो जाएंगे। वेनेजुएला में कुछ भी और नहीं है एक्सेप्ट तेल के अलावा जो वो वाला। अच्छा। वो सब तो है ही है, ड्रग्स। हाँ है। हाँ, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकली लीगल्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोई कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट ऑयल। तो अगर ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है देन एवरीवन इज़ हैप्पी, ऑयल किसी वजह से क्रैश हो रहा है देन एवरीवन इज़ सैड। और ये हमेशा से फ्लक्चुएशन वहाँ होता रहा है। जैसे एक बार मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो गई थी
ईरान, वो नहीं ऑयल क्राइसिस हो गई थी ईरान में, ईरान कॉन्ट्रा वाला चल रहा था और सब कुछ हो रहा था। 2 बार War क्राइसिस हो गई थी। 2 बार क्राइसिस हुई थी ऑयल की। एक बार तो 73 में हो गई थी जब वो हाँ। इसराइल और उनकी वॉर हुई थी, 4-5 अरब कंट्रीज की हो गई थी। तो मतलब जब योम किपुर वॉर जो सुना होगा ना, हाँ, यस। तो उसमें एज यूजुअल हार गई थी अरब कंट्रीज जो थी। तो वह क्योंकि यूएस ने सपोर्ट किया था इसराइल को, तो पनिश करने के लिए सऊदी अरेबिया इन सब ने डिसाइड किया कि हम ऑयल सैंक्शन लगा रहे हैं, ऑयल बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उस वजह से बढ़ गया था। लॉजिकल है, उनके एंगल से यही कर सकते हैं। वही अब उस समय वेनेजुएला की डिमांड बढ़ गई ऑब्वियसली। वेनेजुएला में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वेनेजुएला में एकदम से बहुत वेल्थ आ गई। फिर हुआ 10 साल बाद सब चीज़ें नॉर्मल हुई होंगी। जैसे ऑयल प्राइस क्रैश हुई है, पूरे वेनेजुएला की इकोनॉमी बिगड़ गई। फिर कुछ अच्छा हुआ 90s में, फिर कोई लीडर आया। वो लीडर अच्छा था, मतलब इन द सेंस कि एफिशिएंट लीडर था ऑयल के टर्म्स में। तो उस समय पीक पे जो ऑयल का प्रोडक्शन था वो 90s में था। अच्छा। लेकिन यू वुड अगेन थिंक ऑयल का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ऑयल इतना सेल हो रहा है, वेनेजुएला में वेल्थ आ गई होगी। नहीं, लोगों के पास वेल्थ नहीं थी, लोग वैसी गरीबी में रह रहे थे। जो टॉप के लोग थे वो अच्छे से रह रहे थे, यूएस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स वो अच्छे से रह रहे थे। PDVSA एक इंटरेस्टिंग मुझे पता चला इस कंपनी के बारे में, शायद वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। मतलब अच्छा, वो ये कौन इतनी नाम पावरफुल थी PDVSA वो कंपनी कि वो मिनी गवर्नमेंट उसकी चलती थी। वो इतनी पावरफुल थी कि शायद कई बार जैसे हम लोग पाकिस्तान के टर्म से सोचते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ज़्यादा उनकी आर्मी स्ट्रांग है, PDVSA का चलता था इफ नॉट स्ट्रॉन्गर, इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द गवर्नमेंट। ओके, दैट्स क्योंकि वियर्ड। पूरी कंट्री ऑयल से चल रही है, एक कंपनी ऑयल निकाल रही है, सो यू वुड पूरे कंट्री में ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। लेकिन आम आदमी के पास कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि काफ़ी लोग हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, स्कूल अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोज वन मैन जो कि वेनेजुएला को चेंज करेगा, ह्यूगो शावेस। हाँ, ह्यूगो शावेज। तो ह्यूगो शावेस मैंने तो पढ़ा ही है, सुनते हैं कि बहुत कैरिज्मेटिक था। और इस तरह के लोग होते हैं, चाहे फिडेल कैस्ट्रो हो, चाहे वो कौन है, चे गुवेरा। हाँ, ह्यूगो शावेस बहुत ही कैरिज्मेटिक लीडर था। अच्छा या बुरा उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कैरिज्मेटिक था। तो लोगों को उसने मोटिवेट किया कि नहीं, अब हमें एक तरह से हमें पैसा चाहिए, मतलब सोशलिज्म का कोई जो कॉन्सेप्ट आते हैं। तो एज यूजुअल कू की, और कू में हार गया। तो जब हारा तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है कि मीडिया के सामने गया और अपनी डिफीट एडमिट करी, और उसने कहा कि आई एडमिट डिफीट। फिर उसने बोला फॉर नाउ, और जब उसने बोला कि आई एडमिट डिफीट फॉर नाउ, तो वो जो स्पेनिश में बोला होगा ऑब्वियसली, तो पूरे कंट्री में पोर अहोरा, हाँ, तो पूरे कंट्री में वो चीज़ एकदम से लोगों को आई कि नहीं, द फाइट हैज़ नॉट एंडेड, द फाइट हैज़ जस्ट बिगन। और 5-6 साल के अंदर वो जेल भी गया, और उस बीच में उसने बहुत कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़ा। अच्छा। कम्युनिज्म जब आप समझने को स्टार्ट करते हैं, जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, तो लगता है कि यस एवरीथिंग मेक सेंस। हर आदमी के पास अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो होनी चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। वो जब लोगों ने देखा, जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट निकल आता है कम्युनिज्म का, बट ऑन द फेस ऑफ इट कम्युनिज्म सॉर्ट ऑफ मेक सेंस। एक और चीज़ कम्युनिज्म के बारे में है, जैसे इंडिया में कभी कम्युनिज्म का वैसा बहुत, ये नहीं कहूँगा हम लोग कभी एंटेगनिस्टिक थे टुवर्ड्स कम्युनिज्म, बट कभी यहाँ पे मेजरली यहाँ पे कोई बहुत प्रो कम्युनिज्म वाली नहीं रही है। इनफैक्ट आप काफ़ी इंडियन से मिलो, आप मालूम ही नहीं होगा कि कम्युनिज्म मतलब भी क्या होता है। कम्युनिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि फैक्ट्री में स्ट्राइक करा दो। हाँ, एंड एट मोस्ट की नक्सलबाजी जो होते हैं, जो Yes. बेसिकली वो होता है। तो यहाँ पे या तो नहीं मालूम होता लोगों को उसके बारे में, या बहुत नेगेटिव ओपिनियन होती है। बहुत चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि जो 20th सेंचुरी में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, तो काफ़ी कम्युनिस्ट से इंस्पायर्ड थे। जब वो हुआ था अपना, क्या हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन नाम था ना उसका, जो लेनिन ने किया था। तो लेनिन ने जब अक्टूबर रेवोल्यूशन किया था, तो उन्होंने बेसिकली पूरी वो जो रशियन एम्पायर, रशियन मोनार्की थी, उनको ख़त्म कर दिया था, गिरा दिया था। तो उसको देखा था कि काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिली थी कि देखो वहाँ रशिया की जनता ने यूनाइट होकर, गरीब होने के बावजूद भी एक इतने पावरफुल लोगों को गिरा दिया। तो उसको लगा, बाकी लोगों को भी लगा देखो हम भी क्यों नहीं गिरा सकते, हम भी अपने मेहनत करके गिरा सकते। इनफैक्ट भगत सिंह जो अपने हम लोग के लिए फ्रीडम फाइटर हैं, वो भी लेनिन की थिंकिंग से इंस्पायर्ड बाय थे।
तभी आप देखेंगे कि इंडिया में भी कब वो 1917 में वो हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था। इंडिया में भी जो मेजर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1919-1920 के आसपास हुआ था। और ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए हैं वो सब इसी के आबाद ही होना शुरू हुए हैं। काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हुए थे। अब माओ जेडोंग है वो भी इनसे इंस्पायर्ड हुआ था। तो जो एंटी कॉलोनियल्स होते हैं वो यूजुअली प्रो कम्युनिस्ट कई बार हो जाते हैं, या उससे बोले ज़्यादा वो लोग एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं। क्योंकि ये भी बात सही है, कई बार इन कंट्रीज़ में जैसे गलत लीडर्स को लाना हो गया, कू करवाना हो गया, उसमें कई बार बिजनेसमैन का कई बार हाथ बहुत होता है। अच्छा। जैसे ग्वाटेमाला कंट्री जो है या जो क्यूबा है, तो उसमें कोई बनाना कंपनी कर नाम ही कुछ थी, बनाना प्रोड्यूस करती थी कंपनी, वो यूएस की थी। उन्होंने एक तरह से कू करवाई थी क्योंकि उन्हीं का इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए कई बार ये लोग एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं और एंटी कैपिटलिस्ट टर्न्स इनटू एंटी कम्युनिज्म मेनी टाइम्स। तो वो तो मॉडर्न चीज़ होगी, बट मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट इसलिए स्टार्ट होता है कि उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन है क्या ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे आज यू एंड आई विल बोथ अग्री कम्युनिज्म इज नॉट अ गुड थिंग, बट अगर ये सोचें कम्युनिज्म बना ही क्यों, क्योंकि रशिया में उस समय इतनी खराब सिचुएशन थी कि जो नोबल्स थे और जो उनके जार्स थे, अगेन जब आप कैपिटलिज्म को या उस तरह की चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाओ कि टॉप 1% इतना रिच है और टॉप बॉटम 99% बहुत गरीब है, तो इट मेक्स सेंस कि वो जो बॉटम 99% है वो रिबेल करेंगे। अगेन कई बार होता है वो भी एक्सट्रीम में आ जाता है। पहले इधर का एक्सट्रीम था तो जार्स और वो जो नोबल्स थे वो एक्सट्रीम में एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि आम फार्मर के पास लैंड ही नहीं है, वो लैंडलेस फार्मर है और ज़िंदगी भर बस वो इतना उसको खाने को मिलेगा कि वो जिंदा रहे, एंड बियॉन्ड दैट नहीं। तो क्या होगा, फिर कम्युनिज्म आएगा। वो एक चलता है ना, क्या फिजिक्स का लॉ है, ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिंग रिएक्शन। यस। तो एक तरह का आप इतना एक्सट्रीम ये कर दोगे कि नहीं आप बिल्कुल किसी को राइट ही नहीं दे रहे हो, गरीब है, तो फिर जब एक्सट्रीम आएगा तो वो भी उतना ही एक्सट्रीम होगा। यस। तो वही हुआ। तो चाहे वेनेजुएला, चाहे रशिया में रहा हो, चाहे किसी और कंट्री में रहा हो, हमेशा कम्युनिज्म के पहले एक चीज़ होती है कि जो टॉप 1% होगा वो बहुत रिच होगा और बॉटम 99% बिल्कुल भी रिच नहीं होगा। वेनेजुएला में भी यही हुआ। इनफैक्ट मिडिल क्लास, ये इनफैक्ट ये हिस्ट्री में यही रहा है। दैट हैज़ हाउ हिस्ट्री हैज़ बीन ऑफ एवरी कंट्री की जो राजा होंगे और राजा के जो बिल्कुल टॉप के लोग होंगे वो रिच होंगे और बॉटम के लोग बिल्कुल, तो उनको क्रश करके रखना पड़ता था। मिडिल क्लास इज नॉट एन ओल्ड फिनोमेना, इट्स नॉट इवन अ नेचुरल फिनोमेना एज यू से। मिडिल क्लास कॉन्शियसली एक गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है कि मिडिल क्लास हो, बट मिडिल क्लास है क्योंकि अगर आप पावरफुल पीपल को पूरी पावर लेट से टॉप बिजनेसमैन को दे दोगे तो वो एक्सप्लॉइट ही करना चाहेंगे, और यही चीज़ वेनेजुएला में हो रही थी। वही एक बार याद बिल मार ने एक बार बोला था, हम लोग देख रहे थे कि उसने बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज में 2 बार मिडिल क्लास आई थी। एक बार तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और थोड़ी सोशलिज्म आना शुरू हुई थी, यूके में NHS नाम सुना होगा ना, नेशनल हेल्थ सर्विस, तो ये सब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाली चीज़ें हैं। उसके पहले वहाँ पे भी मिडिल क्लास थोड़ा वीक होता था, तो बोला या तो आपने सोशलिज्म के थ्रू लाए हो मिडिल क्लास। दूसरा तरीका ये कि एक बार नहीं ग्रेट डेथ्स या ग्रेट प्लेग्स हुए थे यूरोप में जिसमें काफ़ी लोग चले गए थे, ब्लैक डेथ्स हुए थे, तो क्योंकि इतने सारे लोग चले गए थे ऊपर, मतलब स्वर्गवासी हो गए थे। हाँ, डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उस वजह से मतलब थोड़ा मिडिल क्लास आया था, लोग ही अगर मर गए तो वही। तो उसने बोला कि अगर आपको मिडिल क्लास चाहिए तो बेटर रहेगा कि आप सोशलिज्म के थ्रू लाओ, नॉट कि आप वैसे ब्लैक डेथ के थ्रू। तो नहीं, वो तो खैर लॉजिकल पॉइंट है। जब जैसे यूएस में भी उन्होंने कौन सी न्यू डील थी, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन, हाँ, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से मिडिल क्लास बनता है कि आप बहुत टैक्स मत करो उसे, उसको राइट्स दो, उसकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए। तो अगेन कमिंग बैक टू वेनेजुएला में ये सिचुएशन थी, तो उसने सोचा कि हमारे कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है PDVSA है और पैसा कहाँ चला जा रहा है, वो अपने पास ही रख रही है, अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है, गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो उसने कहा नहीं, अब ऑयल का पैसा आम जनता के पास आएगा। और इनिशियली शावेज की पॉलिसीज़ ने काम किया था। शावेज वॉज, दैट्स वाई ही वॉज पॉपुलर। पहले कहते हैं कि कई बार लोगों ने पहली बार स्कूल देखा, हॉस्पिटल देखा, वो शावेज के अंदर देखा कई लोगों ने, क्योंकि उसकी वजह से एक पहली बार जो बॉटम के लोग थे वो प्रॉस्परस होना शुरू हुए। दैट वॉज सोशलिज्म, जिसको नहीं खूब क्रिटिसाइज करते हैं यूएस वाले, देखो सोशलिज्म बर्नी सैंडर्स ला रहा है सोशलिज्म, वेनेजुएला वाला हाल होगा। बट पीपल फॉरगेट इनिशियली वेनेजुएला वॉज सक्सेसफुल।
बट जिस समय वो ये अच्छे काम कर रहा था शावेज, अनफॉर्चुनेटली कई गलत काम भी कर रहा था। एंड वन ऑफ दैट वाज वो PDVSA से भिड़ गया और उसने शायद 5-6 महीने के अंदर में 40-50% लोग PDVSA के फायर कर दिए। अच्छा। Now PDVSA was probably corrupt. It was probably not loyal to Hugo Chavez, but वो कॉम्पिटेंट लोग उसमें एम्प्लॉयड थे, इंजीनियर्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ के आते थे, वरना ये काम कैसे चल रहा था, इतना ऑयल कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। इसने सबको फायर कर दिया और अपने जो लॉयल लैकीज थे उनको बिठा दिया जिनको कोई काम नहीं आता था। और वहाँ से बिगिनिंग ऑफ द एंड वेनेजुएला का शुरू हुआ। जब आपके लोग ही नहीं अच्छे हैं, जिनको आता ही नहीं काम करना, तो कैसे काम करेंगे। उसके बाद इसने अमेरिकन कंपनीज़ को निकाल दिया। एक कोई कंपनी बची रही, बाकी कंपनी को निकाल दिया। उनका कि आज से तुम्हारे एसेट्स हमारे, जाओ निकलो यहाँ से। बस वहीं से एंड एक तरह शुरू हो गया। आपकी जो मेन कंपनी है उसमें जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, आपने अमेरिकन कंपनी जो कॉम्पिटेंट है उनको निकाल दिया। उसकी वजह से वेनेजुएला से बहुत लोग को दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा था, क्योंकि ये भी शावेज का अनफॉर्चुनेट लेगेसी है। और उसी के बाद से फिर कभी ओबामा सैंक्शन लगा रहे थे, ऐसा नहीं कि ट्रम्प के अंडर हुआ है, कभी ओबामा सैंक्शन लगा रहे हैं, कभी कोई सैंक्शन लगा रहा है, क्योंकि गड़बड़ काम भी हो रहे थे। और शावेज की डेथ हुई होगी शायद ऐसी 2013-14 के आसपास, ऐसी 13। और उसके बाद उसका जो लॉयल था मदुरो, वो आ गया। मदुरो वॉज नॉट करिज्मेटिक, लेकिन वही लेगेसी का एक्सट्रीम वर्जन बनने लगा। ऑयल प्राइसेस क्रैश होने लगे, तो जो इकॉनमी जो चल रही थी जितनी, वो भी डाउन होने लगी। जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद ये होता है कि हर कुछ सालों में उसको रेनोवेट, अपडेट, रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव होता है। अब जब सबको आपने निकाल ही दिया तो ये सब होगा कैसे। तो उसकी वजह से जो पूरी कंट्री थी वो इतना हाइपर इन्फ्लेशन पहुंच गई, खाने के लिए रुपए नहीं थे। एंड देन दिस हैपेंड, फाइनली ट्रम्प ने मास्टर कार्ड चला। विच इज़ नॉट टू से कि ये अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप अभी भी वही गवर्नमेंट चल रही है जो कि एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है, तो आइडियली अगर किसी को कोई कहे कि नहीं उसका ऑब्जेक्टिव में ट्रम्प की जैसे थिंकिंग क्या होगी, अमेरिका ने तो पूरा ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वेनेजुएला का, और आपने हमें निकाल दिया। वेनेजुएला कहेंगे वो तेल हमारा है, यूएस ट्रम्प कहेगा बनाया किसने, हमने बनाया। तो ट्रम्प छोड़ तो सकता नहीं है, तो वो ओपनली कह रहा है कि हम इनका ऑयल लेंगे। लेकिन आइडियली होना ऐसे चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि जैसे स्पेन और ब्रिटेन में डिफरेंस ये रहा है रूलिंग में, कि जहाँ ब्रिटेन आई हो दे एक्चुअली केयर्ड कि पब्लिकली एक लेवल ऑफ गवर्नेंस हो और कोड बने, ये सब इंश्योर किया था। जब इंडिया में आए तो हमारे कोड जितने आजकल बने हुए हैं सब इन्होंने तो बनाया, ब्रिटिश ने। सबकी जेनेसिस सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जेनेसिस ब्रिटेन टाइम पे हो चुकी थी। वही यूएस कहने को अपना वो कहता है कि हम रोमन एम्पायर के सक्सेसर हैं और ब्रिटेन एम्पायर के सक्सेसर हैं। मैं मानता हूँ स्पेनिश एम्पायर के सक्सेसर हैं, बस भाषा का अंतर है और स्किन कलर का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नॉट दिस वाज कंट्रोवर्शियल, कि जैसे स्पेनिश लोगों का होता था कि दे नेवर केयर्ड कि वहाँ जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में केयर करें, उनके लिए कोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो यूएस भी जहाँ जाता है, यूएस कभी कुछ पॉजिटिव ज़्यादा क्रिएट नहीं करता। यस, कुछ जगह क्रिएट किया है, जापान में किया है, जर्मनी में किया है, बट अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उनका मोस्ट टाइम फोकस रहा है वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करो, राइट, कुछ पॉजिटिव ना बनाओ। इनफैक्ट अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये नेक्स्ट अफगानिस्तान या नेक्स्ट इराक जैसा बनता है वेनेजुएला, विच एवरीवन होप्स कि ऐसा ना हो, या नेक्स्ट जर्मनी और जापान रहेगा। जर्मनी और जापान जिसको नहीं मालूम है, मॉडर्न जर्मनी और जापान बनाने में यूएस का बहुत बड़ा रोल था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने एक तरह से बनाया है, एंड देयर वाज लाइक एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस। तो क्लेम जो अमेरिका कर रहा है कि हम इसको वैसे ही बना देंगे, लेट्स सी। इनफैक्ट हम लोग अगले एपिसोड में ये डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिकली ट्रम्प ऑपरेट कैसे करता है। अभी हम लोग ने वेनेजुएला वाला तो देख लिया, जो कि फ्लूइड सिचुएशन है, ग्रीनलैंड, पनामा, कनाडा, और रोज ही अब ईरान वाला शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या। मैं तो कहता ही हूँ कोई ट्रम्प के बारे में कि ट्रम्प बेसिकली गलत कंट्री में पैदा हुआ, उसको बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पैदा होना चाहिए, डिक्टेटर होता है वो। तो सोच उसकी डिक्टेटर वाली है, थर्ड वर्ल्ड वाली है। राइट, तो अगले एपिसोड में वो डिस्कस करते हैं। चलो, ओके, थैंक यू।